आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को जिस जजमेंट में शर्जील इमाम और उमर खालिद के बेल एप्लीकेशन को डिसमिस किया गया था और बाकी लोगों का अलाउ किया गया था। उस जजमेंट को आप लोग के लिए डिकोड करने लाया हूँ और एनालिसिस करेंगे उस सारे जजमेंट को। उसमें कोर्ट ने क्या एनालिसिस किया, क्या अपना व्यू रखा और जजमेंट क्या दिया। मेनली हम जो रिजेक्ट हुआ है जो बेल एप्लीकेशन शर्जील इमाम उमर खालिद, उसको एनालिसिस करते हैं। तो हम देखते हैं इसमें ये जो पहला वीडियो अभी जाएगा वो शर्जील इमाम के बेल एप्लीकेशन का एनालिसिस जाएगा। उसके बाद दूसरा जो सेकेंड सीरीज में लाएंगे उमर खालिद के बेल एप्लीकेशन डिसमिस का वीडियो। ये आपका कनेक्टेड मैटर था। इसमें आपका ऑर्डर में भी लिखा हुआ है। ये आपका ऑर्डर जो है वो 5 तारीख का है, 5/1/26 का जजमेंट है, जिसमें थर्ड पॉइंट में कहा गया था द अपील अराइजिंग आउट ऑफ SLP नंबर इतना गुलफिसा फ़तिमा जिसको बेल मिल गया, और बाकी और भी जितने सारे हैं जैसे कि मीरन हैदर हो गए, सैफुर रहमान हो गए, मोहम्मद सलीम खान हो गए एंड सदाब अहमद हो गए। इनका जो एप्लीकेशन था वो अलाउ हो गया। दूसरा जो शर्जील इमाम का जो SLP था वो डिसमिस हो गया और जो उमर खालिद का SLP था वो भी डिसमिस कर दिया गया है। तो दोनों के एप्लीकेशन को देखते हैं, दोनों तरफ के एडवोकेट के पॉइंट्स को देखते हैं, उसके बाद कोर्ट का क्या एनालिसिस था, क्या व्यू था, उसको देखते हैं। तो इस वीडियो में हम शर्जील इमाम के बेल एप्लीकेशन पे डिस्कस करेंगे, उसके ऑर्डर पे एनालिसिस करेंगे। डिस्कस करने से पहले एक बार ब्रीफ बैकग्राउंड देख लेते हैं इस केस का कि ये जो मतलब हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया पहले एप्लीकेशन को बेल, उसके बाद इन्होंने SLP के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में गए। तो ये मेनली जो केस था वो केस कहाँ से आया था, किस चीज़ में आया था, तो वो पहले ब्रीफ बैकग्राउंड केस का जान लेते हैं। ये पैरा 10 में और जजमेंट के मेंशन है, जिसमें ये जो केस आया वो FIR नंबर 59 ऑफ 2020 इज़ वन ऑफ द FIR रजिस्टर्ड फॉर द कॉज ऑफ द राइट्स डेट टुक प्लेस इन दिल्ली NCR। दिल्ली NCR में एक राइट हुआ था जो कि फरवरी 2020 में हुआ था। वो FIR के तहत ये केस आया है। द प्रोसिक्यूशन स्टोरी रिवेल हाउ द राइट वेयर इलीगली ऑर्केस्ट्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द एप्लेंट हेयर इन। और ये जो प्रोसिक्यूशन का स्टोरी है वो मतलब आरोप लगाता है कि ये पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था इस राइट को FIR के अकॉर्डिंग। Then after the prosecution case is founded on allegation of a pre-planned criminal conspiracy। prosecution का जो कहना है वो कहना ये है कि इनका ये जो राइट हुआ था दिल्ली राइट जिस समय डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश में आए थे, ये प्री प्लान्ड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था जिसमें सेवरल एक्यूज पर्सन शामिल थे इंक्लूडिंग द प्रेजेंट एप्लेंट और इंक्लूडिंग ये मतलब जो अपील करता है जिनका नाम इसमें आया है वो। It is alleged that the conspiracy was hazed with the object of orchestrating riots in the NCT as form of protest against the enactment of citizens। और ये जो प्रोटेस्ट हुआ था वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट था एक तरह से दिखाने के लिए कि CA का हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट के आड़ में ये दिल्ली राइट को अंजाम दिया गया था उस टाइम पे। According to the prosecution, the conspiracy culminated in the deliberate incitement of विड स्प्रेड कॉमनल वायलेंस ऑन अराउंड। और 22, 23 और 24 तारीख को फरवरी 2020 में ये वायलेंस किया गया दिल्ली में। द एक्ट्स एलिजली कमिटेड ड्यूरिंग द पीरियड वेयर नॉट स्पॉन्टेनियस बट वेयर द आउटकम ऑफ कोऑर्डिनेट एफर्ट्स टू इन्फ्लेम टेंशन, मोबिलाइज क्राउड्स एंड एग्जीक्यूट वायलेंट एक्शन अक्रॉस वेरियस पार्ट्स ऑफ दिल्ली। जिस कारण क्या हुआ, वेरियस पार्ट दिल्ली में इस तरह की घटना मतलब वायलेंस जैसी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें कि द राइट्स आर स्टेटेड टू हैव रिजल्टेड इन ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज। जिसका ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिला, जिसमें 54 लोगों की जान गई, काफ़ी सीनियर पुलिस ऑफिसर और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम को ग्रीवियस चोटें आईं, सेवरल पुलिस पर्सनल एवं सिविलियन को भी काफ़ी गंभीर डैमेजेस हुई, प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ, 1500 पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ एंड alongside substantial intangible harm to public order, social harmony and the nation at large। जिस उस राइट से क्या हुआ कि 54 लोग की डेथ हुई और काफ़ी लोगों को गंभीर चोटें आई, बहुत सारे प्रॉपर्टी प्राइवेट पब्लिक डैमेज हुई। देन आफ्टर बिफोर प्रोसीडिंग टू द फर्दर एनालिसिस ऑफ द मैटर इट वुड बी अपोजिट टू एडवर्ट टू द कंटेंट्स ऑफ द FIR नंबर इतना as well as the content of the charge sheet and supplementary charge sheet filed by the investigation of before the competent court which are discussed in succeeding section। तो ये फैक्ट्स था, ब्रीफ फैक्ट्स थे केसेस के। अब हम डायरेक्टली शर्जील इमाम के एप्लीकेशन पे आते हैं।
ये सर्जिल इमाम का एप्लीकेशन है SLP क्रिमिनल नंबर 140/30 ऑफ 2025। इसमें हम सबमिशन देखेंगे। पहले सर्जिल इमाम की तरफ से इनके जो विद्वान अधिवक्ता थे वो पॉइंट रखे, उन सारे पॉइंट को पहले हम देखते हैं। सबमिशन ऑन बिहाफ ऑफ एप्लीएंट, सारे सबमिशन को 1 to 1 हम पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या कोर्ट में अपनी पॉइंट रखी सर्जिल इमाम की तरफ से। 111 पैराग्राफ। Learned Senior Counsel for the appellant Sri Siddharth Dave submit that the appellant is a final year PhD scholar of Jawaharlal Nehru University with an established academic background including BTech and MTech degree, Master in Modern History and Philosophy, and having cleared the NET। इनके द्वारा कहा गया कि जो appellant है वो फाइनल ईयर PhD स्टूडेंट है JNU का, और इनका जो बैकग्राउंड है, इसने बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है, मास्टर कर रखा है मॉडर्न हिस्ट्री से, फिलॉसफी से, और जो है क्लियर भी किया हुआ है NET एग्ज़ाम जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसको भी। और इन्होंने कहा कि जो एप्लिएंट है जो सर्जिल इमाम है उसका पिछला कोई भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है 2020 के राइट्स के पहले, एंड दैट हिज इन्वॉल्वमेंट इन द प्रेजेंट सेट ऑफ केसेज स्टीम सोली फ्रॉम स्पीच। और जो इस प्रेजेंट केस में इनको फंसाया गया है वो पूरी तरीके से स्पीच के द्वारा, ये एक स्पीच था फ्रॉम स्पीच एंड प्रोटेस्ट रिलेटेड एक्टिविटी, स्पीच और प्रोटेस्ट रिलेटेड एक्टिविटी के कारण इनका नाम को लाया गया है। अंडरटेकिंग ड्यूरिंग एंटी CAA मूवमेंट, जब CAA एंटी मूवमेंट का प्रोटेस्ट चल रहा था। ये पहला पॉइंट इन्होंने कहा। 112 इट इज सबमिटेड दैट द प्रेजेंट प्रोसीडिंग अराइज आउट ऑफ FIR नंबर 59 ऑफ 2020। इनका दूसरा सबमिट ये था कि जो प्रेजेंट प्रोसीडिंग अराइज हुआ है वो इस FIR कनेक्शन से हुआ, FIR 59 ऑफ 2020 से हुआ है, pertaining to an alleged conspiracy relating to the incident in Northeast Delhi in फरवरी 2020। The FIR was initially registered under IPC provision alone। इनका कहना ये है कि जो FIR हुआ है, मतलब कि जो FIR इनिशियली रजिस्टर्ड हुआ था वो IPC के प्रोविज़न में ही सिर्फ हुआ था, बट बाद में सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि चैप्टर 3, 4, 6 ऑफ द UAPA को ऐड किया गया, along with serious IPC ऑफेंस को ऐड किया गया। इट इज पॉइंटेड आउट दैट एट द इंसेप्शन ऑफ द FIR ओनली वन इंडिविजुअल वाज नेम। जब जिस समय FIR लॉन्च हुआ था उस समय एक ही नाम था, बट एंड द एप्लिएंट वाज नॉट अमंग देम। उसमें से जो सर्जिल इमाम का नाम कहीं भी नहीं था FIR में। 113 पैरा। लर्नेड सीरियन काउंसिल emphasized that as a matter of record the applicant was not in Delhi after the second week of January 2020। इनका कहना ये था सर्जिल इमाम का कि जो एप्लिएंट है वो दिल्ली में नहीं था उस टाइम पे जिस समय राइट हुआ था, एंड हैड ऑलरेडी बीन टेकन इनटू कस्टडी 28 जनवरी 2020 इन अनदर केस। और किसी केस में वो ऑलरेडी कस्टडी में था 28 जनवरी 2020 से। डिस्पाइट द एडमिटेड पोजीशन द एप्लिएंट वाज अरेड एज एन एक्यूज्ड इन द प्रेजेंट FIR थ्रू अ सप्लीमेंट्री चार्जशीट एंड वाज अरेस्टेड ऑन। डिस्पाइट इसको मतलब कि दरकिनार करते हुए इस केस में भी इसको अभियुक्त बनाया गया, और इसको 25 अगस्त से इस केस में भी अरेस्ट किया गया, 25 अगस्त 2020 से, जो कि नियरली 6 मंथ आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR है, FIR रजिस्ट्रेशन के 6 मंथ बाद। Then it is submitted that the prosecution case against the applicant in the present FIR is founded entirely on material recovered। और इनका ये कहना था applicant का जो नाम इसमें आया है वो पूरी तरीके से entirely material recovered है, जो कि FIR नंबर 22 ऑफ 2020 से लिया गया है, नेमली फॉर स्पीच डिलीवर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, जो कि स्पीच डिलीवर्ड किया गया था डिफरेंट प्लेसेस में सर्जिल इमाम के द्वारा, और द फॉर्मेशन ऑफ ए व्हाट्सएप ग्रुप टाइटल, और फॉर्मेशन किया गया व्हाट्सएप ग्रुप टाइटल के इनके द्वारा मुस्लिम स्टूडेंट ऑफ JNU बनाया गया था, जिसका इन्वॉल्वमेंट था शाहीन बाग प्रोटेस्ट में, पैम्पलेट बांटने में CAA के खिलाफ। और दिस वेरी एक्ट इट इज अर्ज ऑलरेडी फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेपरेट प्रोसिक्यूशन, जो कि एक सेपरेट प्रोसिक्यूशन है और केस चल रहा है, इन विच द एप्लिएंट हैज़ बीन ग्रांटेड बेल, जिसमें कि जो एप्लिएंट है सर्जिल इमाम है उनको उसको बेल भी मिल चुका है, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच जुडिशियल फाइंडिंग एग्जिस्ट दैट द स्पीच डू नॉट कंटेन एनी कॉल फॉर वायलेंस। और जुडिशियल फाइंडिंग ये कहता है कि स्पीच जो है, मतलब जो बोलने का अधिकार जो है वो वायलेंस मतलब कंटेन नहीं करता है, कि उसको वायलेंस हम नहीं मान सकते हैं, इनके वकील का कहना था। देन आफ्टर 115 पैरा, लर्नेड सीनियर काउंसिल सबमिटेड दैट, सर्जिल इमाम के द्वारा भी जो पॉइंट्स रखे गए कोर्ट में, अभी उसको हम कोट कर रहे हैं,
that even on the prosecution own showing there is no allegation against the appellant of having participated in any meeting where violence was planned। इनका कहना था जहाँ वायलेंस जो प्लान हुआ, जहाँ राइट्स हुआ, वहाँ पे कहीं भी इसका जो है पार्टिसिपेशन नहीं था, कहीं भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ऑफ हैविंग डिस्कस यूज ऑफ आर्म्स, और नहीं कोई भी डिस्कशन था आर्म्स रिगार्डिंग। ऑफ एनी रिकवरी ऑफ वेपन, कोई भी वेपन रिकवर नहीं हुआ है इसके पास से। इंक्रिमेटिंग मटेरियल फ्रॉम हिम और हिज प्रेजेंट एट ए साइट ऑफ वायलेंस इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कहीं कोई प्रेजेंस नहीं। इनका मतलब मोटा मोटी यही कहना था, जिस समय राइट हुआ इनका कोई वहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था, या कोई वहाँ पे प्रेजेंस नहीं था, या तो सीडीआर से हो जाए या कोई भी कम्युनिकेशन हो, वहाँ पे राइट्स के समय नहीं था। ये इनके वकील साहब का पॉइंट रखा गया कोर्ट में। It is further submitted that there is no allegation of any communication or connectivity between the appellant and the other accused person, including participation in WhatsApp group such as DPSG, Pinjra Tor or JCC. Then after 116 पैरा, the learned senior counsel for the appellant मतलब सरजील इमाम submitted that the record demonstrated that the appellant repeatedly spoke against violence as a means of protest, that he was already in custody well before the incident of फरवरी 2020। इनका कहना था कि फरवरी 2020 का जो घटना है उससे पहले से ही जो सरजील इमाम है वो कस्टडी में था। and that even the prosecution witness do not place him at Shaheen Bagh or any protest site after the first week of January. It is further pointed out that the WhatsApp group Muslim student of JNU is stated to have become inoperative। और इनका ये कहना था, इनका ये तर्क था कि जो मुस्लिम स्टूडेंट ऑफ JNU का जो ग्रुप बनाया गया था, जिनके लिए भी इनको लाइबल माना जा रहा है, वो भी इनऑपरेटिव हो गया था, मतलब वो चल नहीं रहा था मिड जनवरी 2020 से। एंड द appellant is not an accused in any FIR relating to the acquittal incident of writing or violence। और राइटिंग और वायलेंस में और किसी FIR में जो appellant है सरजील इमाम, इसका नाम नहीं है, ये पॉइंट रखा गया। देन आफ्टर 117 लर्नेड सीनियर काउंसिल सबमिट दैट इन दीज सर्कमस्टांसेस, इनका ये कहना है कि इस सारे सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए इन दीज सर्कमस्टांसेस द स्टेचुरी थ्रेशोल्ड, जो स्टेचुरी थ्रेशोल्ड है अंडर सेक्शन 43D क्लॉज 5 ऑफ UAPA इज नॉट मेट। इसमें मेनली 2-3 पॉइंट्स पे आर्गूमेंट हुआ, कोर्ट भी 2-3 पॉइंट्स को एनालिसिस किया जो कि सिमिलर था सारे बेल एप्लीकेशन में, क्योंकि कनेक्टेड मैटर था, 4-5 लोगों का इसमें नाम था। सबसे पहले आर्टिकल 21 पे बात हुआ, जो कि आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया कि इतने बिना ट्रायल के आप इतने साल से इनको जेल में रख रहे हो, इसका उसके स्पीडी ट्रायल का भी वायलेशन है, उसका राइट्स का भी वायलेशन है। एक तो उस पर बात किया गया। दूसरा, ये बार बार ये सेक्शन आएगा आपको देखने के लिए इस पूरी जजमेंट में, 43D क्लॉज 5 ऑफ द UAPA। इसका मतलब ये सेक्शन ये कहता है कि इसमें जो है वो आपको बेल पे या बॉन्ड पे कोर्ट जो है वो नहीं छोड़ सकती अगर कोर्ट को प्रेमा फेसा ये लगता है कि आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप कोर्ट को थोड़ा भी लगता है प्रेमा फेसा अगर लग गया कि इन्वॉल्वमेंट है, तो ये बेल और बॉन्ड पे नहीं छोड़ सकती है आपको कोर्ट। ये सेक्शन इस चीज़ को बोलता है। तो यही इनके वकील साहब का कहना था कि 43D क्लॉज 5 ऑफ द UAPA नहीं बनता है ये सारे फैक्ट्स को और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। इट इज़ अर्ज्ड दैट द प्रोटेस्ट रिलेटेड स्पीच, pamphleteering and mobilization for non-violent demonstration, even if assumed to be politically charged, do not by themselves disclose offense under chapter 4-6 of the UAPA। और उनके बाद इनका ये कहना था, अगर मान भी लिया जाए, अगर पॉलिटिकली अगर इन पे लगाया जा रहा है ये सब आरोप कि ये पैम्पलेटिंग करते थे, मतलब पैम्पलेट बांटते थे, लोगों में हेट स्पीच को लेकर बोलते थे या इस तरह का वायलेंट क्रिएट करते थे, जो कि अट्रैक्ट नहीं करता है चैप्टर 4-6 UAPA का, जो UAPA सेक्शन लगाया गया है उस चीज़ का। एब्सेंट एनी प्रॉक्सिमेट इंटेंट प्रिपरेशन और नेक्सस टू वायलेंस इज कंप्लीटेड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट, मतलब UAPA का एक्ट। देन आफ्टर it is further submitted that the scale of prosecution itself demonstrates the oppressive nature of continued incarceration. The prosecution has filed multiple charge sheets. The case involves 20 accused persons, proposed to examine more than 900 witnesses and rely upon voluminous documentary material. The matter remains at the stage of argument on charge. मतलब जो मैटर है जो ट्रायल में चल रहा है वो अभी तक उसमें जो है चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, वो अभी आर्गूमेंट ऑन चार्ज पे ही चल रहा है। एंड देयर इज नो प्रॉक्सिमेट प्रोग्रेशन ऑन ट्रायल इन द कन्वेंशन सेल, और ट्रायल आगे बढ़ने का इसमें भी कोई आसार भी नहीं दिख रहा है।
और इस कारण जो है वो काफ़ी दिन से जो है ये इनकारेशन में है, मतलब इनको कैद करके रखा गया, इनको इनको जेल में रखा गया है। उसके बाद कहा गया लैंडेड सीनियर काउंसिल देन प्लेसेस रिलायंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी के प्रिंसिपल पे रिलाई करते हुए इनके वकील साहब कहते हैं इट इज़ पॉइंटेड आउट द सेवरल को एक्यूज इन द सेम एफआईआर, मतलब इसी एफआईआर में जो सेवरल को एक्यूज थे इंक्लूडिंग कुछ लोगों के नाम हैं जिनको बेल पे छोड़ दिया गया है ऑलरेडी। तो इस ग्राउंड को भी इन्होंने अपने पॉइंट्स में रखा कि इस केस में ही सेम एफआईआर में कुछ लोगों को बेल मिल चुका है, तो सेम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको बेल मिलना चाहिए, ये पॉइंट को रखा है इन्होंने। Then after, it is urged that the appellant stand on a better footing than those already on bail. Unlike them, the appellant is not alleged to have been present in Delhi during the relevant period. उनका बार बार यही कहना था कि जिस समय राइट हुआ, मतलब जो फरवरी के टाइम पे हुआ था 25, 26, 27 के आसपास, फरवरी 2020 में, उस टाइम पे ये दिल्ली में नहीं थे या ये कस्टडी में थे, तो ये कैसे कर सकते थे। बार बार इनके वकील साहब का यही पॉइंट रखा गया कोर्ट में। नॉट एलिज टू बी प्रेजेंट नियर द साइट ऑफ वायलेंस, ये वायलेंस के साइट पे इनका प्रेजेंस नहीं पाया गया। नॉट सो बी कनेक्टेड विद एनी ऑफ द को एक्यूज थ्रू कॉल, कोई भी कनेक्शन को एक्यूज से उस टाइम पे कॉल और मैसेज नहीं पाया गया। एंड नॉट एलिग टू हैव पार्टिसिपेट इन एनी मीटिंग वेयर वायलेंस वॉज डिस्कस, जहाँ वायलेंस डिस्कस किया गया वहाँ भी पार्टिसिपेशन नहीं था कोई भी मीटिंग में इनका। इवन द सॉलिटरी मीटिंग एट्रीब्यूटेड टू हिम इज स्टेटेड ऑन द प्रोसिक्यूशन ओन मटेरियल टू हैव बीन कन्फाइंड टू मोबिलाइजेशन फॉर चक्का जाम एंड नॉट वायलेंस। देन आफ्टर learned सीनियर काउंसिल देयर फॉर सबमिट दैट कंटिन्यूड इनकारेशन, मतलब कि कंटिन्यू जो है आप इसके जो कैद करके रख रहे हैं उनको बंदी बना के रख रहे हैं ऑफ द एप्लिकेंट को, डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ एलिगेशन ऑफ वायलेंस रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी, लैक ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू द इंसिडेंट इन क्वेश्चन एंड प्रायोरिटी विद को एक्यूज ऑलरेडी ऑन बेल कैन नॉट बी सस्टेन आइदर ऑन स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क ऑफ यूएपीए, कि यूएपीए की फ्रेमवर्क पे नहीं हो रहा है, और इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल अर्ज दैट इम्प्यूज जजमेंट प्रोसीड ऑन द इम्परमिसिबल कॉन्फ्लेक्शन ऑफ डिसेंट एंड प्रोटेस्ट विद टेररिस्ट एक्टिविटी वारंटिंग इंटरफेस। ये सारे पॉइंट जो है जो एप्लिएंट है, जो सर्जिल इमाम है, इनके द्वारा ये सारे पॉइंट्स को जो है इनके वकील साहब के द्वारा रखा गया कोर्ट में। अब हम रिस्पोंडेंट के साइड को अब देखेंगे, इस रिस्पोंडेंट ने इस सारे पॉइंट्स का क्या जवाब दिया, उस रिस्पोंडेंट के पॉइंट्स को हम अब पढ़ते हैं। इसमें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं हमारे देश के श्री एस.वी. राजू साहब, उन्होंने इसमें बहस किया। इन्होंने बोला कि अपेयरिंग फॉर द रिस्पोंडेंट सबमिटेड डेट स्टेट की तरफ से डेट द एप्लिकेंट इज नॉट साउट टू बी प्रोसिक्यूटेड मेरली फॉर पार्टिसिपेशन इन प्रोटेस्ट। जो इनका कहना ये था कि जो एप्लिकेंट है इनको इसलिए नहीं रखा गया है या इनका नाम इसलिए इन्वॉल्व नहीं किया कि इनका पार्टिसिपेशन प्रोटेस्ट में था या नहीं था, बट फॉर हिज डिस्टिंक्ट एंड फाउंडेशनल रोल इन द जेनेस। इनका कहना है कि इस एप्लिएंट का, मतलब सर्जिल इमाम का जो है वो फाउंडेशनल रोल है और इसका जेनेसिस है, मतलब पुराने किसी कनेक्शन से इसको जेनेसिस इसके इन्वॉल्वमेंट को जोड़ा गया है, जैसे कि प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ लार्जर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी विद अल्टीमेटली क्लुमिनेटेड इन विद स्प्रेड वायलेंस इन दिल्ली, जो कि एक बड़े स्तर पर प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करके लार्जर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत वायलेंस दिल्ली में हो सके, उसके रोल में इसको शामिल किया गया है। इट इज़ अर्ज दैट द प्रोसिक्यूशन मटेरियल एज एनालिज्ड इन डिटेल बाय द हाई कोर्ट। इनका कहना ये था कि हाई कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है पूरे मटेरियल को, पूरे प्रोसिक्यूशन मटेरियल को, एंड क्लियरली एस्टेब्लिश दैट द कॉन्स्पिरेसी डिड नॉट ओरिजिनेट इन फरवरी 2020। और कहा है हाई कोर्ट ने कि फरवरी 2020 में ये कॉन्स्पिरेसी ओरिजिनेट नहीं हुआ, मतलब जिस समय ये राइट्स हुआ था उस समय ये इस चीज़ का प्लानिंग नहीं हुआ था, उसी समय सिर्फ ओरिजिनेट नहीं हुआ था, काफ़ी पहले से इसका प्लानिंग किया जा रहा था एज ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बट वाज सेट इन मोशन इन अ कैलिब्रेटेड एंड फेस्ड मैनर फ्रॉम अर्ली दिसंबर 2019। मतलब 2019 से पहले से ही इसका इन्वॉल्वमेंट, इसका माहौल बनाया जा रहा था, अंदर अंदर कहीं ना कहीं प्लानिंग किया जा रहा था ऑनवर्ड्स, विद द एप्लिएंट बीइंग वन ऑफ इट्स प्रिंसिपल, और जिसमें एप्लिएंट जो सर्जिल इमाम है वो वन ऑफ द, मतलब इसका प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है, मतलब इसका मेन रोल है इस चीज़ को बनाने में। ये पॉइंट रखा गया। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं स्टेट की तरफ से। इट इज सबमिटेड दैट द एप्लिएंट रोल इज ट्रेसेबल टू द फर्स्ट फेज ऑफ द कॉन्स्पिरेसी which involved deliberate mobilization, radicalization and preparation of ground condition through organized chakka jam, blockage of arterial roads and disruption of essential service. The High Court has noted that this phase was not spontaneous but involved prior planning. सिर्फ
इसका इतना ही रोल नहीं है चक्का जाम करने, वायलेंस करने के लिए, रोड जाम करने के लिए। ये जो हाईकोर्ट ने नोट किया कि इसका इन्वॉल्वमेंट जो है प्रायर प्लानिंग के तहत हुआ, प्रायर प्लानिंग चल रहा था, कोऑर्डिनेशन हो रहा था इसका दूसरे लोगों के साथ, एंड डिसमेंशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड द एप्लिएंट प्लेड अ सेंट्रल रोल, और जो एप्लिएंट है उसका एक सेंट्रल रोल था, मतलब मुख्य भूमिका था इन कॉन्सेप्टुलाइजिंग एंड ऑपरेशनलाइजिंग दीज स्ट्रेटजी थ्रू मीटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड पब्लिक स्पेसेस, जो कि पब्लिक स्पीचेस के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, मीटिंग के द्वारा स्प्रेड किया जा रहा था। Then after submitted that the prosecution rely upon contemporaneous electronic evidence including WhatsApp chat recovered from the, और जो प्रोसिक्यूशन है वो रिलाई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे भी किया। उन्होंने कहा कि वेरियस व्हाट्सएप चैट्स मिले, वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप मिले जो कि इसके द्वारा क्रिएटेड किया गया था, जैसे मुस्लिम स्टूडेंट ऑफ GNU। उसके बाद कहा गया दिस ग्रुप एज रिकॉर्डेड बाय द हाई कोर्ट फंक्शन एज अ कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म, और जिस इस ग्रुप का जो इन्वॉल्वमेंट पाया गया वो कोऑर्डिनेट करते हुए पाया गया, कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म पाया गया, जिसमें मोबिलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटेस्ट साइट, डिसमिनेशन ऑफ प्रोटेस्ट स्ट्रेटजी एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ चक्का जाम across location. The appliant leadership role in the group of corroborated by witness statement and digital proofing performing part of the charge sheet material, जो कि सारे एविडेंस को इकट्ठा करते हुए चार्जशीट मटेरियल में और पॉइंट रखी गई एप्लिएंट के खिलाफ। इट इज़ फर्दर सबमिटेड दैट द एप्लिएंट वाज इन्वॉल्व इन द ड्राफ्टिंग, प्रिंटिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ पैम्पलेट इन अर्ली दिसंबर 2019। एक और न्यू बात लेके आई स्टेट ने ये कहा कि जो ड्राफ्टिंग होती थी, जो लिखा जाता था वायलेंस रिलेटेड चीज़ें, जैसे उग्र करने वाली बातें, उसका प्रिंटिंग होता था, उसका जो पैम्पलेट छपता था, वो दिसंबर 2019 से पहले से ये लोग करते हुए आ रहे थे, विच डिलिबरेटली इन्वोक कॉमनल सेंसिटिव थीम सच एज बाबरी मस्जिद, कश्मीर एंड अली एक्सटेंशनल थ्रेट टू द मुस्लिम कम्युनिटी। द हाई कोर्ट हैज़ रिलाइड अपॉन स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंटर, और जो प्रिंटर था, जो प्रिंट करता था सारी चीज़ें, उसका भी स्टेटमेंट, उसको भी विटनेस बनाया गया, उसका भी लिया गया स्टेटमेंट। उसमें उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं, statement of the printer and other witness who have attribute authorship and coordination of this pamphlet to the appellant. It is urged that these pamphlets were not neutral political literature but were designed to mobilize crowds through emotive and incidental narrative, thereby laying the foundation for mass unrest. Then after कहा गया कि submitted appellant speeches from a crucial link in the chain of conspiracy. In particular, the High Court has noted that in his speech at जामिया मिलिया इस्लामिया on 13 दिसंबर 2019, जो जामिया मिलिया इस्लामिया में 13 तारीख 2019 में जो स्पीच दिया गया था, डिलीवर्ड शॉर्टली बिफोर वायलेंस, जो कि मतलब वायलेंस से थोड़ा सी पहले था, इरप्टेड इन द एरिया, द एप्लेंट आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटजी ऑफ चोकिंग दिल्ली, जिसमें बात कही गई थी दिल्ली को जाम करने के लिए, चौकिंग दिल्ली थ्रू ऑर्गेनाइज चक्का जाम, जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से करने के लिए बात कही गई थी, जैसे चक्का जाम करके, रोड ब्लॉक करके, इसेंशियल सप्लाई जैसे वाटर मिल को रोक के। इट इज़ अर्ज दैट द स्पीच रिफ्लेक्ट्स कॉन्शियस अवेयरनेस दैट सच डिसरप्शन वुड इनविटेबली एस्केलेट इनटू वायलेंस, जो कि आगे चल के वायलेंस में बदल गया। एंड द एप्लिएंट फ्रेम्ड सच एस्केलेशन एज एन एक्सेप्टेबल एंड नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एजिटेशन। देन आफ्टर फिर कहा गया appellant repeated assertion of opposing violence cannot be examined in isolation. The High Court has correctly observed that conspiracy is to be inferred from cumulative conduct. मतलब हाई कोर्ट का भी यही मानना था कि कॉन्स्पिरेसी कोई एक लोगों का काम नहीं है कि आइसोलेट होकर आप कर सके, ये क्यूमुलेटिव कंडक्ट है, एंड दैट अ कॉन्स्पिरेटर में आउटवर्डली डिसओबे वायलेंस while simultaneously engaging in acts designed to create condition where violence became unavoidable. The appellant conduct in planning road blockage, paralyzing public movement and provoking confrontation with law enforcement must therefore be viewed cumulative and not in compartmentalized manner. देन आफ्टर कहा गया कि एप्लिएंट अटेंडेड एंड पार्टिसिपेटेड इन कॉन्स्पिरेटल मीटिंग एट जगनपुरा, और एप्लिएंट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो पाया गया जगनपुरा के मीटिंग में, जहाँ पे कॉन्स्पिरेसी रची गई थी इस चीज़ का विद इन द GNU इकोसिस्टम, GNU के माहौल में, वेयर द स्ट्रेटजी ऑफ चक्का जाम एस्केलेशन ऑफ प्रोटेस्ट वाज डिस्कस, जहाँ पे प्रोटेस्ट के एस्केलेशन को डिस्कस किया जाता था। द हाई कोर्ट हैज़ रिलाइड अपॉन विटनेस स्टेटमेंट, और विटनेस स्टेटमेंट पे भी हाई कोर्ट रिलाई किया, जैसे कि फोटोग्राफिक पाया गया, मटेरियल पाया गया उसके खिलाफ, कॉल डिटेल्स पाए गए, उसमें लोकेशन पाया गया उस जगह पे एप्लिएंट का, ये सारे मीटिंग में, ये सब पॉइंट्स स्टेट के द्वारा कही गई है।
देन आफ्टर इट इज सबमिटेड एट द एप्लिएंट रोल वाज नॉट जियोग्राफिकल कन्फाइंड एट टू दिल्ली। उसके बाद कहा गया कि ये रोल सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं था, इसको ये पूरे देश भर में इस तरह का वो माहौल बनाना चाह रहे थे वायलेंस का, जैसे अलीगढ़ में बनाना चाह रहे थे, और जो बॉर्डर एरिया है दिल्ली के उस पर बनाना चाह रहे थे। देन आफ्टर इसमें कहा गया सबमिटेड दैट द एप्लिएंट प्लेड अ डिसिसिव रोल इन क्रिएशन एंड sustenance of the Sahinba protest site, which evolved into prolonged 20.7 blockade of major ATL road. The High Court recorded that the appellant issued instruction address gathering and consciously distinct between symbolic protest and disruptive blockade, opting for the latter. It is urged that sustained nature of blockade evidence intentional paralysis of civic life is securely attracting the mischief contemplated under Chapter 4 of the UAPA. और ये जो शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट हुआ था, इसमें भी बहुत बड़ा इसका एप्लिएंट है उसका रोल था उस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने में और उस प्रोटेस्ट को वायलेंस करने में। देन आफ्टर इट वाज सबमिटेड दैट द आर्गूमेंट ऑफ द एप्लिएंट एब्सेंस फ्रॉम दिल्ली, और उसके बाद कहा गया कि आर्गूमेंट जो दिया गया है एप्लिएंट के द्वारा कि एब्सेंस फ्रॉम दिल्ली ड्यूरिंग फरवरी 2020 डज नॉट एक्सक्यूपलेट हिम एट द बेल स्टेज, उससे कोई मतलब नहीं है हमारे इस बेल स्टेज पे। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं बेल के एप्लीकेशन को। The High Court has correctly noted the appellant role was foundationally and preparatory and that liability for conspiracy does not require physical presence। और हाई कोर्ट का कहना ये है कि कॉन्स्पिरेसी के लिए फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, और सीन पे वायलेंस ऑन द प्लान हैज सेट इन द मोशन द राइट इट इज अर्ज्ड वेयर देयर लॉजिकल culmination ऑफ द अर्लियर फेज ऑफ मोबिलाइजेशन एंड डिसरप्शन इन विच द appellant प्लेड अ सेंट्रल रोल। देन आफ्टर कहा गया स्टेट के द्वारा statutory threshold under section 43D clause 5 of the UAP is clearly satisfied when the prosecution material is taken at face value as mandated at the bail stage. It disclose acts intended to threaten the unity, integrity and security of the nation by paralyzing the national capital थ्रू। कोर्ट का ये कहना हुआ कि हम बेल एप्लीकेशन पे ये सारे चीज़ों को हम इस पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। हाँ, 43D क्लोज 5 पे अगर हम बात करें तो प्रिमा फेसाई लग रहा है कि इसका इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए इसको बेल नहीं दिया जाना चाहिए। देन इट इज़ फर्दर सबमिटेड द प्ली ऑफ प्रायोरिटी इज मिसकंसीव्ड, और प्ली ऑफ प्रायोरिटी को मिसकंसीव्ड किया गया। द हाई कोर्ट हैज डिस्टिंग्व्ड द एप्लिएंट रोल फ्रॉम दैट ऑफ अदर एक्यूज हु हैव बीन ग्रांटेड बेल, नोटिंग that the appellant stand apart as a planner, mobilizer and ideological driver whose action predate and shape the later stage of the conspiracy। इसका जो इन्वॉल्वमेंट था ये एक ड्राइवर की तरह था, आइडियोलॉजिकल ड्राइवर था ये, और ये प्री डेट शेप मतलब प्री डेट सब सारी चीज़ें का प्लानिंग कर रखा था इसने, जो कि लेटर स्टेज पे जाके कॉन्स्पिरेसी का रूप, वायलेंस का रूप, राइट्स का रूप लिया। प्रायोरिटी कैन नॉट बी इन्वोक मैकेनिकली टू न्यूट्रलाइज अ क्यूलेटिवली डिस्टिंक्ट एंड ग्रेवर रोल। देन आफ्टर इनका फाइनली सबमिटेड था कि प्रोसिक्यूशन मटेरियल टेकन क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई द प्रिमा फेसाई ट्रू, जो कि प्रिमा फेसाई मतलब कि ऑन फेस ऑफ इट द साफ दिखता है कि जो 43D क्लॉज 5 का जो सेक्शन है UAPA का वो क्लियरली इसमें लागू हो रहा है, एंड दिस इज नॉट अ फिट केस फॉर ग्रांट ऑफ बेल, जो कि ये फिट केस नहीं है बेल देने के लिए। द स्टेट अकॉर्डिंगली प्रेड एट द अपील भी डिसमिस, जो कि इसको डिसमिस किया जाए एप्लीकेशन। ये हम दोनों के तर्क को हमने पढ़ा, इसमें हमने जो सरजील इमाम के वकील साहब जो जिन्होंने जो पॉइंट रखी उसको भी देखा, जो स्टेट के द्वारा पॉइंट रखा गया उसको भी हमने देखा। अब हम डायरेक्टली इसमें 2-3 पॉइंट्स को भी कोर्ट ने जैसे कोट किया इसमें जजमेंट में, जैसे कि ट्रायल कोर्ट के भी डिसीजन को इसमें कोट किया गया, देन आफ्टर हाई कोर्ट के भी डिसीजन को इसमें कोट किया गया। हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हुए बेल को रिजेक्ट किया। ये 141 से कोर्ट ने ये कहा, डिस्कशन रोल एंड फाइंडिंग ऑन 4/12/2019 इमिडिएटली आफ्टर द जो कैबिनेट में बिल आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019, उसके बाद ही व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया गया जिसको मुस्लिम स्टूडेंट ऑफ JNU MSJ के नाम से क्रिएट किया गया। द चार्जशीट डिस्क्लोज डेट द इन्फो, जो कि चार्जशीट भी डिस्क्लोज कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ द सेट ग्रुप वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द एक्यूज सरजील इमाम, जो कि सरजील इमाम के द्वारा बनाया गया, इसका ब्रेन चाइल्ड जो था सरजील इमाम था। इट इज़ फर्दर alleged that in his chats with अरशद वारसी, इसके चैट में ये भी मिला कि जो अरशद वारसी था स्टूडेंट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया JMI, सरजील इमाम इंडिकेटेड दैट ही वाज इन कॉन्टैक्ट विथ रेडिकल कॉम्युनल ग्रुप नोन एज, जो कि सरजील इमाम एक रेडिकल कॉम्युनल ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे जो कि स्टूडेंट ऑफ जामिया था, SOJ ग्रुप करके था।
अकॉर्डिंग टू द चार्जशीट द सेट ग्रुप वॉज एंगेज इन डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्पलेट, जो कि चार्जशीट के अकॉर्डिंग जो ग्रुप था उसको पाया गया, एंगेज पाया गया पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने में वेरियस मॉस्क्यू, मतलब काफ़ी बहुत सारे मस्जिद में दिल्ली के, अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ दिस कोर्ट, मतलब कि किसके खिलाफ जो वर्डिक्ट आया था कोर्ट का बाबरी मस्जिद के रिगार्डिंग, उस चीज़ का पैम्पलेट बहुत सारे मस्जिद में बांटा गया था, विच पैम्पलेट वेर एलिगली एम्ड एट मोबिलाइजिंग स्टूडेंट ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी टू पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट प्रपोज टू बी हेल्ड ऑन 6/12/2019 एट 4:30 PM एट अ पॉलिटेक्निक लॉन, जिसमें कहा गया था कि काफ़ी सारे जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए 6/12/2019 को 4:30 बजे पॉलिटेक्निक लॉन जामिया मिल्लिया इस्लामिया कॉलेज में अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द CAB, इंट्रोडक्शन ऑफ CAB के लिए। देन आफ्टर द चार्जशीट फर्दर रिवील दैट, मतलब चार्जशीट से पता चलता है कि 6/12/2019 को पैम्पलेट वे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एरिया ऑफ जमा मस्जिद, और जो पैम्पलेट है वो जमा मस्जिद वाले एरिया में, निजामुद्दीन वाले एरिया में सरजील इमाम एलॉन्ग विथ मेंबर ऑफ SOG और सरजील इमाम के द्वारा बांटा गया, जिसमें विच अकॉर्डिंग टू द प्रोसिक्यूशन एलिजली कंटेंट कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग फियर, जिसमें कि एक काफ़ी डर जैसा, काफ़ी भय जैसा माहौल बनाया गया इन सिक्योरिटी एमंग द मुस्लिम कम्युनिटी में। द पैम्पलेट ऑल्सो कैरीड अ कॉल टू ज्वाइन अ प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाई यूनाइटेड अगेंस्ट हेट UAH ऑन 7/12/2019, और पैम्पलेट में ये भी लिखा हुआ था कि ज्वाइन करने के लिए प्रोटेस्ट को, जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा था UAH के द्वारा, जो 7/12/2019 को जंतर मंतर पे था। Chat exchange between Sarjil Imam and Arshad Warsi Alis indicates Sarjil Imam's intention to participate in the Jantar Mantar protest and his plan to mobilize students from Aligarh Muslim University and Delhi University with the assistance of MSG. The chats of the core member of MSG further revealed that on 8/12/2019, Sarjil Imam was invited to a meeting organized by Yogendra Yadav at the basement of premises bearing number itna Jaganpura Extension, Delhi. The said meeting was allegedly convened with the objective of conspiring to initiate एक मीटिंग बुलाया गया, मीटिंग बुलाने के बाद जिसमें कि सरजील इमाम का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था, जिसमें बात किया गया था चक्का जाम के रिगार्डिंग, एंड उमर खालिद स्टेटेड टू हैव अटेंडेड द सेड मीटिंग, और उमर खालिद भी अटेंड किए थे उस मीटिंग को। द चार्जशीट फर्दर स्टेट द चार्जशीट के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि 10/12/2019 को CAB बिंग passed by the Lok Sabha and becoming law member of MSG burnt a copy of the Citizenship Amendment Act within a JNU campus. Another WhatsApp group title CAB team was formed. उसके बाद एक अलग से WhatsApp ग्रुप बनाया गया CAB टीम करके, जो कि 8/12/2019 को बनाया गया, एंड चैट एक्सचेंज देयर इन एलिगली डिस्क्लोज अ कॉन्स्पिरेसी टू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट ऑन 10/12, जिसमें कि एक कॉन्स्पिरेसी रचा गया एक प्रोटेस्ट करने के लिए, जो कि 10/12/2019 को रखा गया जंतर मंतर पे अगेंस्ट द CAA. The said protest allegedly drew significant attention and was attended by several students, including Umar Khalid. On 10/12/2019, Nadeem Khan, one of the top conspirators and close associate of Umar Khalid, who is also mentor of Sarjil Imam, directed Sarjil Imam to visit Aligarh Muslim University to mobilize the students for protest. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी लोगों को जोड़ने के लिए, स्टूडेंट को जोड़ने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए, प्रोटेस्ट में शामिल करने के लिए सरजील इमाम के द्वारा कहा गया। Then after on 10/12/2019, Nadeem Khan stated to be a close associate of Umar Khalid and a mentor of Sarjil Imam, allegedly directed Sarjil Imam to visit Aligarh Muslim University for mobilizing students for the protest on Itna. Sarjil Imam allegedly reached Aligarh as per the charge sheet. Sarjil Imam अलीगढ़ गए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को मोबिलाइज करने के लिए मोबिलाइज करने की कोशिश की, एंड ये चार्जशीट के अकॉर्डिंग इनका कहना है। As per the charge sheet, on 12/12/2019, in furtherance of the alleged common conspiracy, Asif Iqbal, and accused in the case of prominent member of Student Islamic Organization of India, issued a call for protest march to Parliament from GMI against the CA schedule on. इनका मेनली कहना ये था कि इनके द्वारा जो है, और मतलब बहुत सारे लोगों के द्वारा ग्रुप बनाया गया, ग्रुप क्रिएट किया गया, इसका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें पाया गया, जो कि एंटी CA के विरोध में था। देन आफ्टर Sarjil Imam to reach Jamia Millia Islamia University following which protest took place at the said campus, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट रखा गया था 13/12/2019 को। इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया गया। CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड एनालिसिस स्टेटेड सेवरल सरजील इमाम प्रेजेंट जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑन द सेट डेट, और उस डेट पर सरजील इमाम का भी इन्वॉल्वमेंट उसमें पाया गया था।
देन आफ्टर 13/12/2019 को शर्जील इमाम इज एलिक्ड टू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड पैम्पलेट्स एंड डिलीवर्ड एट प्रोवोकेटिव स्पीच। और जो 13/12/2019 को शर्जील इमाम के द्वारा पैम्पलेट जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और जो प्रोवोकेटिव मतलब उकसाने वाला जो स्पीच दिया गया था उसका कुछ अंश भी लगाइए चार्जशीट में पुलिस ने। द चार्जशीट रिप्रोड्यूस सर्टेन पोर्शन ऑफ द स्पीच वाइल अकॉर्डिंग टू द प्रोसिक्यूशन इंस्टेटेड एट द गैदरिंग एंड रीड एज फॉलोज। जो इस तरह था कि हमारी ख्वाहिश और हमारी आरजू यह है कि दिल्ली में चक्का जाम हो। यह तो आज हुआ है, यह चिंगारी थी, इसमें 4,000 लोग 3,000 लोग थे। अगर ऑर्गेनाइज वे में हो और लोग आएंगे, देश की राजधानी है, जो लोग गुमराह कर रहे हैं, अरे अरे ये दिल्ली है भाई, ये फ्लाईओवर गिर जरा पूरी दुनिया को खबर होगी, समझ रहे हो ना। यह चिंगारी कहाँ जाएगी, आग कैसे लगेगी, लेकिन गोल क्या है, हम चक्का जाम करना चाहते हैं। दिल्ली के मोहल्लों में दूध बंद करना चाहते हैं, पानी बंद करना चाहते हैं। खुलकर बोलिए यार, बिल्कुल। ये सारे पॉइंट्स जो है इनके द्वारा जो स्पीच के जरिए पैम्पलेट के जरिए शर्जील इमाम के द्वारा बोला गया, स्टेट का ये कहना है। Then after the charge sheet further alleged that the riots occurred on 13/12/2019 at जामिया गेट नंबर 7 during with civilian एक्सोमेटली 20 पुलिस पर्सनल सस्टेन इंजरी। और जो एक वायलेंस क्रिएट किया गया था 13 तारीख को जो स्पीच के बाद हुआ, उसमें काफ़ी सारे पुलिस पर्सनल को भी इंजरी आई थी और बहुत सारे प्राइवेट प्रॉपर्टी भी डैमेज किया गया था, जिसमें FIR नंबर इतना रजिस्टर्ड हुआ था। इन रिलेशन टू द डिलीवर्ड जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी FIR नंबर 22/2020 वाज ऑल्सो रजिस्टर्ड अगेंस्ट, जिसमें कि एक FIR और रजिस्टर्ड हुआ था 22/2020 जिसमें कि शर्जील इमाम को भी अभियुक्त बनाया गया था। देन आफ्टर इट इज़ फर्दर एलिग्ड दैट ऑन 15/12/2019 शर्जील इमाम कन्वेंट अ मीटिंग ऑफ द MSG कोड कमिटी एट तेफ्लास अ ढाबा लोकेटेड विद इन द JNU कैंपस। उसके बाद 15/12/2019 को फर्दर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था MSG कोर कमेटी के द्वारा, जो कि JNU के पास किया गया था। फर्दर प्लान्स ऑफ एक्शन वेयर डिस्कस, जिसमें फर्दर प्लान्स आगे के प्लान्स को डिस्कस किया गया था। द चार्जशीट एलिग्स दैट द शर्जील इमाम साउट टू इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन सच एज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI, जामिया इस्लाम JIH, SOI एंड अदर ग्रुप इज फर्दरेंस इन द कॉन्स्पिरेसी, जिसमें इन सारे ग्रुप को कॉन्स्पिरेटी का पार्ट बनाया गया, इन्वॉल्व किया गया इनको भी। ऑन द सेम डेट वायलेंट प्रोटेस्ट एलिगली लुक प्लेस इन जामिया नगर। और सेम डे वायलेंट जो है वायलेंट प्रोटेस्ट किया गया उसी दिन टुक प्लेस इन जामिया नगर में न्यू दिल्ली फ्रेंड्स कॉलोनी, रिजल्टिंग इंजरी 45 पुलिस, फिर 45 पुलिस पर्सनल एंड 95 सिविलियन को इंजरी हुई उस चीज़ से, उस वायलेंस से। टू पुलिस बूथ्स वेयर एलिगली बर्न, 2 पुलिस बूथ को जला दिया गया। 3 पुलिस मोटरसाइकिल एंड 1 QRT जिप्सी वेयर डैमेज, जिसमें कि इतने मोटरसाइकिल और QRT जिप्सी जो थी पेट्रोलिंग वाली वो डैमेज किया गया। एंड 3 DTC बसेज अलॉन्ग विद 8 प्राइवेट बसेज वेयर ऑल्सो डैमेज, जिसमें DTC बसेज प्राइवेट बसेज को भी डैमेज किया गया उस दिन। CDR एनालिसिस इज स्टेटेड टू शो द प्रेजेंस ऑफ शर्जील इमाम इन एट द साइट ऑफ द प्रोटेस्ट। और जिसमें जब CDR निकाला गया कॉल डिटेल रिकॉर्ड, तो इसमें प्रेजेंस पाया गया शर्जील इमाम का उस साइट पे प्रोटेस्ट के, जिसमें FIR रजिस्टर्ड हुआ इतना नंबर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का FIR नंबर इतना, पुलिस स्टेशन जामिया इन रिलेशन देयर टू, काफ़ी सारे FIR उसमें फिर दर्ज हुए थे। द चार्जशीट फर्दर एलिगेड दैट शर्जील इमाम अलॉन्ग विथ मेंबर ऑफ SOJ facilitated the establishment of 24/7 protest site at Shaheen Bagh allegedly at his behest despite opposition from local residents. This is stated to mark the conclusion of first phase of the alleged conspiracy. ये सारे पॉइंट्स को कोर्ट ने एनालिसिस किया, कोर्ट ने देखा। द सेकेंड फेज, ये पहला पार्ट था ये सारे। द सेकेंड फेज ऑफ एलिग कॉन्स्पिरेसी स्टेटेड टू हैव कॉमेंस्ड 2/10/2020 व्हेन शर्जील इमाम एलिगली पोस्टेड कंटेंट ऑन हिज फेसबुक। उसके बाद दूसरा जो फेज था वो शर्जील इमाम ने एलिगली कुछ फेसबुक को पोस्ट किया था, जिसमें पेज एडवोकेटिंग का चक्का जाम, जिसमें चक्का जाम होने की बात की गई थी, जो कि 9/1/2020 को ही इज एलिग टू हैव कॉन्स्पायर्ड विद अफरीन फतिमा टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग एट तेफलास JNU ऑन 10/1/2020 एम्ड at mobilize crowd from JNU Jamia Old Delhi at Silampur established protest site similar to Shaheen Bagh. The stated objective of this protest site were allegedly to enforce chakka jam and engineer rights. On 13/1/2020, Nadeem Khan is alleged to have sent Saiful Islam and Asif Iqbal Tehna to meet Shirjeel Imam at Jamia Millia University. CDR analysis stated to confirm Shirjeel Imam presence at JMI at the relevant time. जो कि ये सारे मीटिंग की गई थी वायलेंस के रिगार्डिंग, जिसमें कि शर्जील इमाम का प्रेजेंस जो है उस सारी मीटिंग में पाया गया, ये कहना था चार्जशीट के अकॉर्डिंग। इट इज़ फर्दर एलिगेड दैट शर्जील इमाम फैसिलिटेटिंग नदीम खान इन राइजिंग अ सिक्योरिंग दैट
खुर्जी प्रोटेस्ट साइट ऑन 16/1/2020 को सर्जिल इमाम इज एलिग टू हैव डिलीवर्ड अनदर प्रोवोकेटिव स्पीच। फिर दूसरा प्रोवोकेटिव स्पीच 16/1/2020 को सर्जिल इमाम के द्वारा डिलीवर किया गया, जिसका पोर्शन कोर्ट में लगाया गया, पोर्शन ऑफ विच हैज़ बीन एक्सटेंडेड इन द चार्जशीट वेयर इन द प्रोपर्ली रेफर्ड टू ब्लॉकिंग एक्सेस टू द नॉर्थ ईस्ट एंड एडवोकेटेड ऑर्गेनाइज एक्शन थ्रू चक्का जाम। इसमें क्या कहा गया कि सर्जिल इमाम के द्वारा दूसरे प्रोटेस्ट में जो कि हुआ था 16/1/2020 को, ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ कि 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया काट कर अलग हो जाए तभी हमारी बात सुनेंगे। अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा। फौज के हाले समझ रहे हैं, फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक मुसलमानों का है, वो जो इलाका है वो मुस्लिम अक्सरियत है। ये पॉइंट्स उनके स्पीच में कहा गया सारी बातें। द चार्जेस फर्दर लिंक डेट सर्जिल इमाम डिलीवर सिमिलर स्पीच एट आसनसोल, और फर्दर सेम सिमिलर स्पीच जो है डिलीवर किया गया आसनसोल में एंड चकांद में 22/1/2020 को, 23/1/2020 को रिस्पेक्टिवली, वेयर ही इज स्टेटेड टू हैव प्रोवोक्ड सेक्शन ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन बाई inciting them to participate in disrupting Chakka Jam. According to the prosecution, this speech taken cumulatively led to the establishment of the Shaheen Bagh protest site, which is alleged to the first successful model of the Chakka Jam. Thereafter, several such protest sites were alleged created in parts of northeast Delhi. In furtherance of the alleged conspiracy, right are stated to have occurred in northeast Delhi in last week of February 2020. The charges thus attribute responsibility of Sarjil Imam, Umar Khali and their associate for the protest constitutional right that occurred, जिसमें चार्जशीट में जो है इनके दोस्त उमर खालिद और इनको जो है अभियुक्त बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में, जो कि 23, 24, 25 तारीख को हुआ था, जिसका रिजल्टिंग लॉस ऑफ लाइफ, काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई थी जिसमें, एंड काफ़ी सारे डैमेज भी हुए थे पब्लिक प्रॉपर्टी का। The court is conscious that the present appeal is urged at length on the theme that the appellant is sought to be prosecuted for speech and protest mobilization and that continued incarceration. कोर्ट का यह देखना कोर्ट ने यह कॉन्साइंस किया कि प्रेजेंट अपील जो आया है हमारे पास, वो साउट जो कर रहा है, साउट टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर स्पीच, कि मुझे जो फंसाया गया वो स्पीच के कारण फंसाया गया, प्रोटेस्ट मोबिलाइजेशन के कारण फंसाया गया, और मुझे काफ़ी दिन से कंटिन्यू इनकारेशन रखा गया इन द टिथ ऑफ डिले एंड द स्केल ऑफ द ट्रायल would be बिना ट्रायल के would be oppressive. At the same time, the court cannot lose sight of the limit of the bail stage inquiry under the special statute. The task is neither to decide guilt, और जो कोर्ट का है इस समय पे ये नाइदर डिसाइड कर सकती है गिल्ट को, नॉट टू प्रोनाउंस अपॉन द करेक्टनेस ऑफ कंपेटिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द एविडेंस. द इंक्वायरी इज कन्फाइंड टू डिटरमाइनिंग वेदर ऑन द प्रोसिक्यूशन मटेरियल, जो भी इंक्वायरी होगी प्रोसिक्यूशन मटेरियल पे होगी, एज इट स्टैंड एंड टेकन एट फेस वैल्यू. There exists reasonable ground for believing that the accusation against appellant are prima facie true, thereby attracting the statutory embargo under section 43D clause 5 of the Unlawful Activity Prevention Act 1967, जो कि prima facie लगता है कि जो section 43D clause 5 है UAPA का, वो attract हो रहा है. The appellant has urged broadly that he was not in Delhi after the second week of January 2020, that ही वॉज ऑलरेडी इन कस्टडी फ्रॉम 28/1/2020. दूसरा एप्लेंट के द्वारा ये बोला गया, ये अर्ज किया गया कि ये दिल्ली में नहीं थे सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2020 से, डैट ये ऑलरेडी कस्टडी में थे 28/1/2020 से इन अनदर केस, किसी और केस में, डैट ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट द साइट ऑफ फरवरी 2020. और ये जिस समय फरवरी में जो वायलेंस हुआ था, जो राइट हुआ था, उस समय वो प्रेजेंट भी नहीं थे. डैट नो वेपन वे रिकवर्ड फ्रॉम हिम, और कोई वेपन भी रिकवर नहीं हुआ था इनके पास से. That he did not participate in meeting where violence was planned, and that the prosecution against him substantially founded on a speech, pamphlet and a WhatsApp group which according to him are already the subject matter of separate FIR, wherein bail has been granted with observation that the speech do not contain a call for violence. These submissions are supplemented by plea of parity with several co-accused who have been enlarged on bail. ये सारी पॉइंट्स जो है कोर्ट ने एनालिसिस किया. कोर्ट ने ये बोला, then after the state on the other hand has constantly urged that the appellant is not being prosecuted for dissent or protest as such but for distinct and foundational role. तो फिर कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, स्टेट का ये कहना है कि फाउंडेशनल रोल जो है इसके द्वारा रचा गया था, what is alleged as a calibrated conspiracy which is commenced in the first week of December, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2019 में ही प्लान कर लिया गया था,
and proposed through identifiable phase. The prosecution, their theory at least at this stage, does not threat the rights of फरवरी 2020 ऑफ सडन इरप्शन। और ये 2020 फरवरी में जो राइट हुआ था वो सडन इरप्शन का पार्ट नहीं था, ये प्री प्लान स्ट्रेटजी के तहत, कंस्पायर के तहत इसको तैयार किया गया था, इस राइट को एग्जीक्यूट किया गया था। देन आफ्टर इन कंसिडरिंग द राइवल position, the court must keep in view two controlling principles already delineated earlier in the judgment. First, the prosecution material must be read cumulatively in its total sitting and not in isolated phrasement. Second, the court does not at this stage reject prosecution material by adopting defense explanation or by testing reliability, admissibility or credibility as through conducting a trial. Those aspects remain within the province of final adjudication. ये सारी पॉइंट्स जो है वो सब ट्रायल की बातें हैं, कोर्ट अभी उस पॉइंट पे नहीं जाएगा कि पॉइंट्स जो जैसे कि रिलायबिलिटी है, एडमिसिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रायल के समय डिस्कस होगी। The role attributed to the appellant in the charge sheet narrative is not episodic. The prosecution seek to place him at the inception of mobilization strategy and traces a continuing course of conduct from early December 2019 through January 2020. The charge sheet refer inter alia to the क्रिएशन फॉर द व्हाट्सएप ग्रुप मुस्लिम स्टूडेंट, जिसमें चार्जशीट में जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, जो इन्वॉल्वमेंट पाया गया मुस्लिम स्टूडेंट जेएनयू का, जो कोर मेंबर इसको पाया गया, मोबिलाइजेशन थ्रू पैम्पलेट के तहत जो वायलेंस को क्रिएट किया गया, डिलीवरी स्पीचेस जो है वो डिलीवर किया गया मल्टीपल प्लेसेस पे, एस्टेब्लिशिंग और सस्टेनिंग ब्लॉकेट्स जो कि रोड ब्लॉक करना और भी सारी चीज़ें ब्लॉक करना, एसेंशियल सर्वे ब्लॉक करना, स्टाइल प्रोटेस्ट साइट्स पे, तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखा गया। द हाई कोर्ट इंडिविजुअल रोल नोट ऑल्सो, द हाई कोर्ट का भी इंडिविजुअल नोट को रोल को नोट किया गया। ऑल्सो प्रोसीड ऑन द बेसिस दैट द एप्लिएंट इंजीनियर्ड द फर्स्ट फेज ऑफ इवेंट फ्रॉम 13 से 20 तक एंड द रिलाइज अपॉन कॉन्ट्रीब्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। एक तो पार्टिसिपेशन था ही, जो पैम्पलेट बांटना, सारी चीज़ें करना, मीटिंग में इन्वॉल्व होना, CDR का रिकॉर्ड पाना, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पाया गया जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप चैट्स पाया गया, मटेरियल पॉइंटिंग टू आर प्लानिंग, जो प्लान और मोबिलाइजेशन के लिए चैट्स पाया गया उसको भी आधार बनाया गया। द सेम नोट रेफर टू द चैट्स डेटेड 7/12/2019 का चैट को नोट रेफर करते हुए सजेस्टिंग प्लानिंग फॉर मास मोबिलाइजेशन एंड लिंक दैट प्लानिंग टू द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ इवेंट ऑन 13/12/2019। At this stage, the court is not called upon to finally pronounce on the evidentiary worth of each digital artifact, yet where the prosecution place reliance on the contemporaneous electronic communication to attribute a coordination and mobilization role, the court cannot treat such material as irrelevant merely because the defense dispute its ultimate probative value. तो कोर्ट जो है इस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी, इस चीज़ को मानी है अपने इस बेल में और बोली कि इसको भी एक आधार बनाया जा सकता है। कोर्ट ने इसको भी एक आधार बनाया गया कि नहीं, इसका इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ में पाया गया। उसके बाद द एप्लिएंट हैज़ 158 पैरा, द एप्लिएंट हैज़ अटेम्प्टेड टू फ्रेम द एलिगेशन एज वन रेस्टिंग सोलली ऑन स्पीच। द रिकॉर्ड at least as placed by the prosecution does not permit such reduction. The prosecution case is of a chain comprising. कोर्ट का ये था कि प्रोसिक्यूशन केस जो है सिर्फ उसके स्पीच को लेकर नहीं था, सिर्फ इसके सोली स्पीच के ग्राउंड पे इसको नहीं देखा जा सकता है। जो एक पूरे चेन के तहत प्रोसिक्यूशन के केस को जो है डज नॉट परमिट सच रिडक्शन, द प्रोसिक्यूशन केस इज चेन कंपेरिजिंग, और इसको चेन की तरह कंपेराइज किया जा रहा है, जैसे कि क्रिएशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोबिलाइजेशन प्लेटफॉर्म। ये कोर्ट का व्यू है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि क्रिएशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोबिलाइजेशन प्लेटफॉर्म पहला रोल, दूसरा डिसिमेंशन ऑफ रिटन मटेरियल इंटेंडेड टू गैल्वेनाइज पार्टिसिपेशन, दूसरा मीटिंग एंड कोऑर्डिनेशन, फोर्थ पब्लिक एग्जॉर्टेशन आर्टिकुलेटिंग ए स्ट्रेटजी ऑफ डिसरप्शन। ये चारों पॉइंट को कंसिडर किया कोर्ट कि ये सब सारे क्राइटेरिया इस पे फुलफिल हो रहा है, ये सब सारे इन्वॉल्वमेंट में इसका रोल है। एट द बेल स्टेज, ये बेल स्टेज पे द कोर्ट कंसर्न है विथ वेदर दिस चेन taken at face value is coherent and whether it reflect a real nexus to the offense alleged. कोर्ट ने इन सारे पॉइंट को देखते हुए कहा कि जो फेस वैल्यू है, कोर्ट इस नतीजे पर पहुंच रही है, कोर्ट इस चीज़ का नेक्सस बना रही कि ये पूरी तरीके से
एक रिफ्लेक्ट कर रहा है रियल नेक्सस इस पूरे ऑफेंस को, पूरे ऑफेंस में। देन आफ्टर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द मटेरियल रिलाइड अपॉन रिलेट्स, और जो सिग्निफिकेंट पार्ट है जिस पर मटेरियल रिलाइड किया है कोर्ट ने 13/12/2019 का जामिया मिलिया इस्लामिया, द हाई कोर्ट recorded the presence of appellate in Jamia Millia Islamia is reflected by the CDR location of his mobile number. It is further recorded that the appellant organized as a chakka jam, and this chakka jam was differentiated from a dharna as reflected in the statement of the protected witness. ये सारे पॉइंट्स को कोर्ट ने कंसिडर किया। द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोटेक्टेड विटनेस अंडर सेक्शन 164 CRPC एज reproduced in the High Court note attribute to Umar Khalid the act explaining the difference between Chakka Jam and Dharna and issuing direction to the plaintiff to start Chakka Jam at Shaheen Bagh on 24/7 basis with an express intent to commence similar activity in other areas at the right time. The material, if accepted at face value as the bail stage requires, support the prosecution contention that the conduct alleged is not ordinary protest but a planned and differentiate method of blockade and disruption. The same note record with reference to the main charge sheet page that the appellant speech of 13/12/2019 targeted Delhi as the capital, used the illustration of flyover collapse drawing worldwide attention, and exhorted Jamia and ZNU students to execute disruptive chakka jam to such an extent that essential service like milk and water would be paralyzed or choked. ये सब पॉइंट को कोर्ट ने कंसिडर किया। देन आफ्टर द डिफेंस हैज अर्ज्ड दैट द स्पीच कंटेन्स नो डायरेक्ट इंसाइटमेंट टू वायलेंस एंड इज प्रोटेक्टेड, द कंटेंशन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर द डिफेंस इनवाइट्स एट दिस स्टेज. The statutory inquiry is not whether the court, after full trial, would accept the prosecution interpretation. The inquiry is whether the prosecution reading is prima facie plausible on the face of the material and whether read cumulative with other links. It contributes to a coherent narrative of planned disruption. प्रेमा फेसाई लग रहा है कि चीज़ें में इन्वॉल्वमेंट है इसका, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ के देखा गया। तो द कोर्ट इज ऑल्सो माइंडफुल ऑफ द appellant reliance on the assertion that he opposed violence. Such an assertion does not, at the bail stage, neutralize allegation of conspiracy and preparatory orchestration. मतलब एक योजनाबद्ध तरीके से प्रिपेयर किया गया था, कॉन्स्पिरेसी के तहत इस राइट को अंजाम दिया गया था, और कॉन्स्पिरेटर में आउटवर्डली कॉट द कंडक्ट इन द लैंग्वेज ऑफ नॉन वायलेंस while engaging in act intended to create condition of confrontation and escalation. The prosecution case is that sustained blockade, choking of essential supplies, and deliberate paralysis of civic life are not being political act but a step in planned trajectory which then cumulative in violence. ये जो है पॉलिटिकल एक्ट्स नहीं इसको माना जाएगा। ये सब चक्का जाम करना, ब्लॉक करना, सिविल लाइफ को अफेक्ट करना, ये पूरी तरह से प्लान ट्रेजेक्ट्री माना जाएगा वायलेंस के लिए। द एप्लिएंट एब्सेंस फ्रॉम दिल्ली आफ्टर द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2020 एंड हिज कस्टडी फ्रॉम 28/1/2020 आर नॉट इग्नोर्ड। हाउएवर, इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जाएगा कि इसका कस्टडी था 28/1/2020 से और जनवरी 2020 सेकेंड वीक में एप्लिएंट नहीं था, एब्सेंस था वहाँ वायलेंस वाले जगह से। However, हालांकि these facts do not conclude the matter in a prosecution founded on conspiracy and preparatory roles. इस चीज़ का कोई महत्व नहीं बनता है क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी में इसको माना गया है, प्रीमेटरी रोल है इसका, प्रीपेटरी रोल। द प्रोसिक्यूशन केस एंड एनालाइज बाय द कोर्ट बिलो इज दैट द एप्लिएंट रोल इज फाउंडेशनल। जो एप्लिएंट का रोल है वो फाउंडेशनल है, फाउंडेशनल, operating at the stage of mobilization, organization and strategy, and the physical presence at the scene of the final violence is not a condition precedent for attributing conspiracy liability. और वायलेंस के लिए जो है और या कॉन्स्पिरेसी के लिए फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। At the present stage, therefore, the absence argument cannot be treated as exculpatory. It is the matter to be tested at trial in the light of complete evidence. बाकी ये अभी बेल के एप्लीकेशन पे प्रेजेंट स्टेज पे हम बाकी आर्गूमेंट को कंसिडर नहीं करेंगे। एब्सेंस आर्गूमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सप्लेटरी, इट इज मैटर बी टेस्टेड। ये ट्रायल का विषय है जो कि पूरा कंप्लीट एविडेंस के तौर पे हम देखेंगे। द बेल स्टेज इंक्वायरी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिटर्मिनेशन। जो बेल स्टेज का इंक्वायरी है वो कन्वर्ट नहीं कर सकते डिटर्मिनेशन में। डेट वॉन्स द एप्लिएंट इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट ड्यूरिंग द फरवरी राइट, कि ये तर्क देखे कि सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट नहीं था राइट्स में तो इसका कोई रोल नहीं है। हिज अर्लियर एट्रीब्यूटेड रोल बिकम लीगली इररिलेवेंट। द एप्लिएंट हैज़ अर्ज्ड दैट द केस अगेंस्ट हिम इज बिल्ट इंटायरली ऑन स्पीच। एप्लिएंट का इनका कहना ये है कि जो केस जो बिल्ट हुआ है वो इंटायरली ऑन स्पीच पे है, पैम्पलेट बांटने पे है, प्रोटेस्ट रिलेटेड एक्टिविटी पे है।
बट द कोर्ट डज नॉट एक्सेप्ट दैट कैरेक्टराइजेशन एज कंप्लीट। कोर्ट इस चीज़ को कंप्लीट नहीं मानती है। द प्रोसिक्यूशन मटेरियल एज प्रेजेंटली प्लेस्ड एलिग्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्ट्स, कोऑर्डिनेशन थ्रू डिजिटल ग्रुप। जो कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन मटेरियल पे लाई किया और कहा कि नहीं, जो कॉम्बिनेशन पाया गया ऑर्गेनाइजेशनल एक्ट का, कोऑर्डिनेशन पाया गया डिजिटल ग्रुप का, मीटिंग पाया गया डिफरेंशिएट स्ट्रेटजी ऑफ चक्का जाम एंड ब्लॉकेट्स का, उसमें इसको इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। फर्दर, इवन विद इन द स्पीच रिलेटेड मटेरियल, the prosecution emphasis is not an ideological disagreement with the state or in political criticism. The emphasis is on proposed method of paralyzing civic life and choking essential supplies, articulated as a deliberate strategy and linked to wide mobilization narrative. Whether these ultimately across the final line from protected expression to criminal conduct, and whether the prosecution interpretation withstand trial scrutiny are matter for final adjudication. They cannot be conclusively decided at the bail stage without trespassing into forbidden terrain. Then after 168 para, it is necessary to record expressly that issues such as admissibility of electronic material, compliance with procedural recruitments, reliability of witness statement, interpretive nuances of speech, and whether any part of the prosecution case is ओवरस्टैंड ऑल आर मैटर टू बी एड्रेस एट द ट्रायल। ये सारे पॉइंट को एड्रेस होगा जो ट्रायल पे होगा एट द स्टेज ऑफ सेक्शन, और जो एट द स्टेज ऑफ सेक्शन 43D क्लॉज 5 द कोर्ट प्रोसीड ऑन द मटेरियल रिलेटेड स्टैंड। और जो सेक्शन 43D क्लॉज 5 का जो सेक्शन है वो पूरी इस केस में अट्रैक्ट हो रहा है। When the structure inquiry delineated earlier in the judgment is applied to the appellant, the following features assume significance. First, the prosecution material taken at a face value। जो prosecution material है वो prima facie साफ इसमें क्लियर दिख रहा है। Does not depict the appellant has an accidental or peripheral participant। वो कहीं से ये नहीं दिखा रहा है कि जो appellant है सरजील इमाम वो एक्सीडेंटल इसमें नाम इस पर डाला गया है, मतलब कि प्री प्लान करके नाम डाला गया है, इसमें इसका रोल सही में पाया जा रहा है, कोर्ट का यह मानना है। इट डिस्पाइट हिम एज अ कोऑर्डिनेटर, इट डिस्पिक्ट्स हिम एज अ कोऑर्डिनेटर एंड मोबिलाइजर एट द इंसेप्शन एंड इज द फर्स्ट फेज। सेकेंड, देयर इज अ स्पेसिफिक मटेरियल प्लेसिंग हिम एट जामिया ऑन। और दूसरा 13/12/2019 का जो जामिया में प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी सीरिया लोकेशन पाया गया है। थर्ड, देयर इज अ प्रोटेक्टेड विटनेस स्टेटमेंट। जो प्रोटेक्टेड विटनेस का स्टेटमेंट है उसको भी रिलाई किया गया है, जिसमें एट्रीब्यूटिंग डायरेक्शन टू द एप्लेंट कॉमन सन डिफ्रेंशिएट चक्का जाम एट शाहीन बाग, जिसमें शाहीन बाग को चक्का जाम करने के लिए कहा गया था 24/7 बेसिस पे, विद अ प्लान टू एक्सपेंड टू अदर एरिया एट द राइट टाइम। फोर्थ, द प्रोसिक्यूशन रिलाइज ऑन द एप्लेंट स्पीच एक्सॉर्टिंग डिस्ट्रीब्यूटरी चक्का जाम एंड चॉकिंग ऑफ एसेंशियल सर्विस 170 पैरा। Taken cumulatively, these elements reflect a role attribution which is not of mere association, presence or protest participation. The allegation is of deliberate mobilization, planned blockade strategy and intentional, ये पूरी तरीके से intentional disruption दिख रहा है। On the prosecution case, such conduct is relied upon as having a direct nexus, जिससे direct nexus इसका पाया जा रहा है unlawful activity में, alleged under the act, whether as preparatory acts, facilitation or conspiracy. Once the prosecution material taken as it stands crosses that threshold, the statutory embargo under section 43D5 clause 5 operates with full force. The court cannot then enlarge the appellant on bail। और जैसा कि हमें पता है 43D क्लॉज 5 में जो है कोर्ट बेल पर या बॉन्ड पे नहीं छोड़ सकती है एक्यूज्ड को। सेम अगर ये सेक्शन अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो सेम इस तरह से ये सेक्शन अट्रैक्ट कर रहा है इस केस में। द कोर्ट कैन नॉट देन enlarge the appellant on bail by providing as through the statutory restraint whether a matter of discretionary balancing. The statutory design as already noted earlier in the judgment require the court to refuse bail where there exists reasonable ground for believing that the accusation is prima facie true। अगर कोर्ट को ये लग रहा है कि prima facie on the face of it, मतलब कि सामने से देख के लग रहा है कि नहीं ट्रू है तो घटना। देन आफ्टर द प्ली ऑफ पेरिटी थ्रू with emphasis cannot override the statutory conclusion। और जो प्ली ऑफ प्रायोरिटी है ये ओवरराइड नहीं कर सकता है आपके स्टेचुरी कंक्लूजन पे, जो स्टेचुरी कंक्लूजन जो दिया हुआ है यूएपीए में सेक्शन 43D क्लॉज 5 में।
Then after the plea of delay has already been addressed at a general level in the earlier portion of the judgment. In the appellant case, the court remained mindful of the scale of the trial. Yet, once the prima facie threshold is crossed, the appropriate judicial response is to ensure prioritization and expedition not to grant bail in the disagreed of the statutory mandate. The remedy for stagnation lies on calibrated judicial supervision and direction for expeditious progress, not enlargement on bail. और अगर ट्रायल में लेट हो रहा है तो इस पर डायरेक्शन दिया जा सकता है, जुडिशियल इंटरवेंशन किया जा सकता है सुपरविजन के लिए कि ट्रायल को तेज़ किया जाए, ट्रायल जल्दी चलाया जाए इसमें। बट इसको हम इस चीज़ से जोड़ नहीं सकते कि नहीं अगर ट्रायल में डिले हो रहा है तो इनको बेल पे छोड़ दिया जाए। Then after the court accordingly finds that the prosecution material reads cumulatively and taken at face value discloses reasonable ground for believing that the accusation against the appellant are prima facie true. कोर्ट का यह मानना है कि ये सारे फैक्ट्स को देखते हुए कोर्ट इस पॉइंट पे पहुंची है कि अपलेंट का प्रेमा फेसाई जो है इसमें रोल दिख रहा है वो ट्रू है। द मटेरियल रिलाइड अपॉन इज नॉट कन्फाइंड टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियोलॉजी. It compromised digital coordination, attribute of planning and mobilization, presence supported by location record, a protected witness, a statement describing differentiated chakka jam strategy and speech material exhausting disruption and choking of essential service. ये सारे पॉइंट्स को कोर्ट ने सारे पॉइंट्स पर रिलाई किया है। कोऑर्डिनेशन करना, प्लानिंग करना, मोबिलाइजेशन के लिए प्रेजेंस होना उसका उस जगह पे, उसके बाद आपको लोकेशन पाना, लोकेशन उसका वहाँ पे मिलना, ये सारे पॉइंट्स को कोर्ट ने कंसिडर किया है। एसेंशियल सर्विस को रोकना, ये सारे हेट स्पीच को देना। देन आफ्टर इन व्यू ऑफ द प्रिमा फेसाई सेटिस्फैक्शन द स्टैट्यूटरी एम्बार्गो, जो स्टैट्यूटरी एम्बार्गो है सेक्शन 43D क्लॉज 5 का यूएपीए का अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 का जो कि अट्रैक्ट हो रहा है इनके केस में, द कोर्ट इज देयर फॉर लेफ्ट विथ नो लॉफुल ऑप्शन बट टू डिक्लाइन द प्रेयर फॉर बेल. और कोर्ट के पास कोई ऑप्शन दूसरा नहीं बचता है बेल को डिक्लाइन करने के अलावा. फॉर द रीजन एफोरसेड द अपील प्रेफर्ड बाय शर्जील इमाम अराइजिंग आउट ऑफ SLP क्रिमिनल नंबर 140-30 ऑफ 2025 इज डिसमिस. द प्रेयर फॉर बेल इज रिजेक्टेड. जो बेल है, बेल का एप्लीकेशन वो रिजेक्ट किया जाता है. It is clarified that the observation herein are confined to the present stage of consideration under section 43D clause 5 of the Act and shall not be construed as an expression on the merit at trial. The trial court shall accord due priority to the matter and ensure that the proceeding are carried forward with reasonable expedition. ये जो है हमने पूरा जो है वो शर्जील इमाम के केस को हमने पढ़ा कि बेल को किस रीजन से सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया. ये पूरे एनालिसिस करा. काफ़ी लंबा वीडियो इसमें बना है लेकिन काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा इस केस से. और ऑर्डर को जाके पढ़िए. ऑर्डर को मैं अटैच भी कर दूंगा और जिसमें नीचे उमर खालिद का भी बेल एप्लीकेशन है, इसको आप लोग खुद से पढ़िए, डिकोड कीजिए.